दोस्तों, एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी के सीईओ हैं जो कंपनी तेज गति से आगे बढ़ रही है। आपकी कंपनी के लिए काम करने वाली एक बेहतरीन टीम है, ग्राहकों की एक मजबूत श्रृंखला आपकी कंपनी के साथ जुड़ी हुई है और पैसे कमाने के तमाम साधन आपके पास उपलब्ध हैं। आपकी कंपनी अच्छे ढंग से चल रही है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसे दौर में एकाएक एक महामारी का सामना आपको करना पड़ता है और जैसे ही यह महामारी आती है, अचानक से सब कुछ बदल जाता है। आपकी जो आपूर्ति श्रृंखला थी वह एकाएक टूट जाती है और आपकी बिक्री घट जाती है। आपको ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है कि न चाहते हुए भी आपको अपने साथ काम करने वाले जो आपके कर्मचारी हैं उनकी छटनी करनी पड़ती है। जरा सा कल्पना करके देखिए, यदि आप ऐसी कंपनी के सीईओ होंगे और ऐसी महामारी के कारण ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना अगर आपको करना पड़ता है, ऐसी परिस्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? जरा सा सोच कर देखिए। आपको अगर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि यदि आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो इसका एकमात्र कारण हो सकता है और वह कारण हो सकता है कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को अपनी कंपनी में लागू करना भूल गए हैं और वह महत्वपूर्ण बात है रिस्क मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि आपने क्रिस्टल बॉल के विषय में सुना होगा या मूवीज में आपने क्रिस्टल बॉल को देखा होगा। एक जादूगर होता है, वो क्रिस्टल बॉल को देखता है और देखकर वो भविष्य में घटने वाली घटनाओं को जान लेता है। तो यह जो रिस्क मैनेजमेंट है, यह आपके व्यवसाय के लिए ठीक उसी क्रिस्टल बॉल की तरह होती है। यह आपको संभावित खतरों को पहचानने की शक्ति देती है और उन खतरों के कारण होने वाले नुकसान से निपटने के लिए तैयार करती है। आप रिस्क मैनेजमेंट को अपने व्यवसाय के लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह समझ सकते हैं, जो आपके कंपनी को विभिन्न प्रकार के संकटों से बचने और आधुनिक प्रतिस्पर्धा भरी बाजार में आपको फलने फूलने की शक्ति देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट की बुनियादी बातों को विस्तार से जानेंगे ताकि आप यह तय कर सकें कि आपको इसे अपने व्यवसाय में कैसे लागू करना है। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें और इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चाएं शुरू करें, मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। देखिए, आप रिस्क मैनेजमेंट को एक नीरस, उबाऊ या डराने वाला विषय न माने। यह आपके लिए मजेदार विषय हो सकता है, बशर्ते कि आप इस विषय को शतरंज के खिलाड़ी या एक पहेली की तरह मान लें। रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को सीखकर, अपने विरोधियों को समझकर और उनकी चालों का अनुमान लगाकर आप इस प्रतियोगिता में उनसे एक कदम आगे रह सकते हैं और अपने व्यवसाय में जीत दर्ज कर सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप अपने हाथ में एक कप कॉफी ले लें या फिर चाय का एक कप ले लें, जो भी आपको पसंद हो, और रिस्क मैनेजमेंट के इस विषय को समझने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट नहीं करते हैं और अपने इस विषय को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। यदि मैं रिस्क मैनेजमेंट के परिभाषा की बात करूं तो मैं यह कह सकता हूं कि आपके परिवार, समाज या व्यवसाय के लिए संभावित खतरों का पहचान करना, उन संभावित खतरों का मूल्यांकन करना और उन खतरों को कम करने या फिर समाप्त करने के लिए कदम उठाना, यह जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस पूरी प्रक्रिया को ही रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। देखिए, सामान्य तौर पर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कभी बिजली की कटिंग होती है और उस दौरान आप जो भी व्यवसाय कर रहे हो, आपका व्यवसाय एकाएक डाउन हो जाता है। इसका रीजन यह हो सकता है कि आपके व्यवसाय का जो स्थल है, या अगर आपकी एक मॉल है और आपके मॉल की बिजली कट जाती है, तो इसके कारण आपके ग्राहक आपके उस मॉल से खरीदारी नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए और निरंतर बिजली की आपूर्ति के लिए आप अपने व्यापार स्थल पर एक बड़ा सा जनरेटर सिस्टम लगाने के लिए सोचते हैं। यह आपके काम के लिए बहुत आवश्यक है और इसका आपके व्यवसाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कि बारिश का पानी आपके उस जनरेटर पर गिरने लगता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह हो सकता है कि या तो वह जनरेटर आंशिक रूप से या तो पूर्ण रूप से खराब हो जाए। अब जनरेटर आपकी अपनी खुद की संपत्ति है और इस जनरेटर की वजह से आपके व्यवसाय को लाभ हो रहा है, लेकिन बारिश का पानी आपके जनरेटर के लिए एक जोखिम हो सकता है, यानी कि एक रिस्क हो सकता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? जैसे ही वह जनरेटर लगाएगा, जनरेटर लगाने से पहले और बारिश शुरू होने से पहले
उस जनरेटर को बरसात के पानी से बचाने की व्यवस्था करेगा। यह जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अब चलिए इस जनरेटर के लिए एक दूसरे प्रकार के रिस्क को देखते हैं। मान लीजिए कि एक दिन आपके जनरेटर में आग लग जाती है या फिर आपका जनरेटर चोरी हो जाता है, तो यह आपके व्यवसाय को कैसे प्रभावित करेगा? ऐसी संभावना भी आपके व्यवसाय के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है। इस प्रकार के आर्थिक रिस्क के लिए प्रबंधन करने की जरूरत होती है। ऐसे जोखिम को प्रबंधित करने के लिए बीमा की योजनाएं खरीदी जा सकती हैं। यदि जनरेटर आपके लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है तो इसके रिस्क का आकलन करना या फिर नुकसान का मूल्यांकन करना और अंत में इसे प्रबंधित करने के लिए या इस नुकसान से बचने के लिए आप जो व्यवस्था करेंगे वही रिस्क मैनेजमेंट कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने जनरेटर को सिर्फ एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मैं जानता हूँ जनरेटर आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण वस्तु नहीं हो सकती है, लेकिन यदि आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपकी कंपनी में हैवी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, तो वो जो हैवी मशीनरी है जिसके कारण कि आपका व्यवसाय, आपकी कंपनी चल रही है, यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं तो वह महंगी गाड़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आपका घर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके परिवार का जो आर्थिक भविष्य है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आपके लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपनाया जा सकता है। यानी उस वस्तु को, और जहां मैं जनरेटर का उपयोग किया हूं, आपके लिए जो भी वस्तु महत्वपूर्ण है या जो भी चीज महत्वपूर्ण है, इस जनरेटर की जगह पर रखकर आप उसको लागू कर सकते हैं। अब देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको रिस्क के प्रकार समझने पड़ेंगे कि कितने प्रकार के रिस्क होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क हैं जिनका किसी व्यक्ति या संगठन को अप्रत्याशित रूप से सामना करना पड़ता है। इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं मैं उनकी बात आपके सामने रखता हूं। पहला रिस्क होता है जिसको कि प्राकृतिक रिस्क कहते हैं या नेचुरल रिस्क कहते हैं। आप कभी भी और कहीं भी बाढ़, तूफान, भूकंप और अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सकते हैं। इन आपदाओं के कारण एक साधारण व्यक्ति से लेकर एक बड़ी संस्थान तक तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो जो इस तरह का रिस्क होता है उसको प्राकृतिक रिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा होता है शारीरिक रिस्क। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका परिवार, व्यवसाय इत्यादि हो सकता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वह किसी दुर्घटना या बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसके परिवार और व्यवसाय या जो भी अन्य चीजें महत्वपूर्ण हैं उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह के रिस्क को शारीरिक रिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। और तीसरा होता है वित्तीय रिस्क। अब देखिए, बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में होने वाले जो बदलाव होते हैं, इसका असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। तो इस तरह के रिस्क को वित्तीय रिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। चौथा होता है कानूनी रिस्क। यदि किसी व्यक्ति को अचानक किसी मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो इसके कारण आपका व्यवसाय या आपकी जमा पूंजी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, आप अपनी 4 व्हीलर में बैठे हुए हैं और आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है जिसके कारण कि उसका खुद का नुकसान या उसकी संपत्ति का नुकसान हो जाता है और वह जो पीड़ित व्यक्ति है वह आपके ऊपर मुकदमा कर देता है। अब यदि न्यायालय आपके ऊपर एक बड़ी भरपाई करने का आदेश जारी कर देती है तो यह आपके व्यवसाय अथवा आपकी जमा पूंजी के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकता है। तो इस तरह के रिस्क को कानूनी रिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद जो 5वां रिस्क होता है वह प्रतिष्ठा संबंधी रिस्क होता है। आइए इसको भी जान लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति या संस्था आपके अथवा आपके व्यवसाय के संबंध में किसी तरह का नकारात्मक प्रचार कर देती है। यदि आप किसी प्रतिष्ठित पद पर हैं या आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो लोगों के द्वारा किए जाने वाले नकारात्मक प्रचार की वजह से आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है और आपकी जो ब्रांड वैल्यू है उसके ऊपर बुरा असर हो सकता है। तो इस तरह का जो रिस्क होता है उसको प्रतिष्ठा संबंधी रिस्क की श्रेणी में रखा जाता है। अब जब हमने रिस्क के प्रकार को जान लिया तो अब जरूरी है कि हमें यह पता हो कि रिस्क मैनेजमेंट में बीमा की भूमिका क्या होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करके एक आलीशान घर बनाता है और कुछ समय बाद जब उसका घर बन के तैयार हो जाता है तो उस क्षेत्र में भूकंप या बाढ़ आ जाती है
जिसके कारण उसका घर बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। आप ऐसे परिदृश्य की कल्पना करके देखिए, क्या वह व्यक्ति इस घर के नुकसान को सहन कर पाएगा? ठीक इसी प्रकार से किसी व्यक्ति को एक दिन अचानक पता चलता है कि उसको एक बड़ी बीमारी हो गई है, जिसके इलाज का खर्च उस व्यक्ति के बजट से बाहर है। ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, थोड़ा सा एक बार कल्पना करके देखिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं जो असहनीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं किसी व्यक्ति या संस्था को दिवालिया तक बना सकती हैं। तो ऐसे सभी रिस्क को बीमा की मदद से मैनेज किया जा सकता है। बीमा इसकी शर्तों के अनुसार अप्रत्याशित घटनाओं के कारण किसी व्यक्ति या संस्था को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए मदद करती है। आइए अब जानते हैं बीमा आपके रिस्क को कैसे मैनेज करता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपको जानना चाहिए। बीमा कंपनी वास्तव में एक ही प्रकार के जोखिम को कई लोगों में बांट देती है और इतने लोगों के बीच से जिस किसी को रिस्क का सामना करना पड़ता है उसे आर्थिक मदद कर दी जाती है। बीमा कंपनी का कार्य सिर्फ इतना होता है और इसकी वजह से जो बीमा की पॉलिसियां होती हैं वह रिस्क मैनेज कर लेती हैं। आइए अपनी बात को एक सिंपल उदाहरण से आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए कि आप यात्रा के दौरान 5 लाख रुपए का बीमा खरीदते हैं। आप कोई भी यात्रा कर रहे हो और आपने सिर्फ यात्रा के दौरान, यात्रा की जो समाप्ति होगी उस दौर के लिए आपने 5 लाख रुपए का बीमा ले लिया। तो इस बीमा के लिए आपको कुछ प्रीमियम देना होगा। तो जैसे आप बीमा के लिए, मतलब इस 5 लाख रुपए के बीमे के लिए आप कुछ प्रीमियम देंगे, ठीक इसी तरह से जो दूसरे लोग आपके साथ यात्रा कर रहे होंगे वह भी 5 लाख रुपए के बीमे के लिए कुछ न कुछ छोटी छोटी रकम चुकाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो बीमा कंपनी होती है उसके पास एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती है। अब जब यह यात्रा समाप्त हो जाती है तो यात्रा के अंत तक उस यात्रा के दौरान या उस तरह की सभी यात्राओं के दौरान निश्चित रूप से कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो बीमा कंपनी क्या करती है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 5 लाख रुपए का भुगतान कर देगी। यानी कि बीमा कंपनी ने किया क्या? बीमा कंपनी ने यह किया कि एक व्यक्ति के ऊपर जो जोखिम था उसको उसी तरह के सामान्य कई लोगों में उसको बांट दिया। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि बीमा कंपनी रिस्क कैसे मैनेज करती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज देखना होगा। अब आप ऐसा न सोचें कि आपने कोई यात्रा की और आपके यात्रा के दौरान 10 या 20 लोग यात्रा कर रहे थे तो और सभी ने 5-5 लाख का बीमा लिया है तो बीमा कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हुआ और बीमा कंपनी ने पैसों का भुगतान कर दिया। बीमा कंपनी ऐसे काम नहीं करती है। उस एक दिन के दौरान अगर आप भारत में हैं तो पूरे भारत में अगर 5 लाख रुपए का बीमा हुआ है तो कंपनी के पास कितना पैसा आया है और कंपनी को कितना भुगतान करना है, इन सारी चीजों का एक कैलकुलेशन होता है। तो वह एक अलग विषय है, किसी दूसरी वीडियो में हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट और बीमा के लाभ क्या होते हैं। तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट और बीमा के कई लाभ होते हैं। उनमें से कुछ जो मुख्य हैं वो आपके सामने रखता हूं, जिसमें पहला है अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान की भरपाई की जा सकती है, जैसा कि मैंने अभी 5 लाख के बीमे का उदाहरण आपको दिया है। दूसरा होता है व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और मन की शांति महसूस करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने यात्रा शुरू की और आप प्रायः सुनते रहते हैं कि तमाम तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो आप अगर एक बीमा आप ले लेते हैं तो आपको यह संतुष्टि होती है, अगर ऐसी किसी दुर्घटना का सामना हमको करना पड़ा तो इसका असर हमारे व्यवसाय के ऊपर या हमारे परिवार के आर्थिक भविष्य के ऊपर नहीं पड़ेगा। तीसरा जो फायदा होता है वह यह होता है कि रिस्क को प्रबंधित करने और सूचित निर्णय लेने की बेहतर क्षमता का विकास होता है। चौथा लाभ होता है बेहतर वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा बनी रहती है। और पांचवा लाभ होता है कि जोखिमों और संभावित देनदारियों के लिए कम जोखिम रहता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है या फिर रिस्क मैनेजमेंट के संबंध में आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। मैं कमेंट के रिप्लाई में यदि आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर दे सकूँगा तो दे दूँगा। यदि आपके प्रश्न का उत्तर कमेंट के रिप्लाई में दे पाना मुश्किल हुआ तो आने वाली अगली वीडियो में मैं वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यदि आपको यह वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो मैं चाहूँगा कि वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दें और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है यह जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँच जाए और वह रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए अपने अपने व्यवसाय के लिए या फिर अपने परिवार के लिए सही बीमा पॉलिसी का चयन कर सकें। और यदि आप बीमा, बैंकिंग या फिर दूसरे वित्तीय जानकारियों से अगर आप भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर इस तरह की तमाम जानकारियाँ प्रस्तुत करते ही रहते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।